गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं चंद्रशेखर एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने पहली क्लास में मतलब पॉवर्टी देखी थी, पॉवर्टी के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि गरीबी क्या है और गरीबी से संबंधित क्या क्या बातें हैं। मतलब कुछ बातों को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे, यानी कि गरीबी कितने प्रकार की होती है। तो मोस्टली हम लोगों ने 2 प्रकार की गरीबी की बात की थी वहां पर, ठीक है। गरीबी के प्रकार, गरीबी के प्रकार में हम लोगों ने देखा था एक सापेक्ष गरीबी और दूसरा देखा था निरपेक्ष, ठीक। और इधर देखा था हमने गरीबी। ये हम लोगों ने देख लिया था। इसको देखने के बाद हम लोग कहाँ पहुंचे थे, तो सीधे हम लोग पहुंच गए थे लास्ट वाले टॉपिक की बात करूं तो इसमें हम लोगों ने बात किया था शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी। ग्रामीण गरीबी, ये 2 बातें हम लोगों ने देख लिया था पिछली क्लास में। और पिछली क्लास में देखने के बाद अब एक और आप लोगों को यहां पर याद रखना होगा। एक और इसमें से एक गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है, उसको कहते हैं बहुआयामी गरीबी। तो जो बहुआयामी गरीबी की बात की जाती है तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। सूचकांक, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित और अन्य बातों को इसमें देखा जाता है। फिलहाल आप ये याद रखेंगे, इस जो बहुआयामी गरीबी की बात हम करते हैं तो बहुआयामी गरीबी को हम आगे चल करके डिटेल में डिस्कस करेंगे और उस पर बात करेंगे। फिलहाल जो हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें और डायमेंशन है, इसमें और, ठीक है, कई सारे डायमेंशन हैं और उस डायमेंशन को हम देखेंगे कि किस आधार पर इसका मापन किया जाता है। फिलहाल के लिए हमारे लिए जानना यह जरूरी है कि जो बहुआयामी गरीबी की हम बात कर रहे हैं तो बहुआयामी गरीबी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सिर्फ जरूरी ये नहीं है कि हमारी इनकम बढ़ रही है या सापेक्ष या निरपेक्ष गरीबी है, उसमें भी कई ऐसी गरीबी है, ठीक है, हम अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे पहलू हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, और जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल इत्यादि की बातें हम करते हैं। फिलहाल इस बहुआयामी गरीबी को गरीबी का कारण और निर्धनता जाल, और निर्धनता जाल के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि गरीबी का दुष्चक्र जो होता है उसके लिए राष्ट्रीय कारण क्या है और व्यक्तिगत कारण क्या है। तो आज के सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक तो हम ये देखेंगे कि निर्धनता जाल क्या है, निर्धनता जाल क्या है, और दूसरा हम देखेंगे निर्धनता जाल के साथ साथ कि गरीबी या आप यहां पर निर्धनता गरीबी या निर्धनता राष्ट्रीय कारण की हम बात करेंगे। और तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे यहीं पर इसको व्यक्तिगत कारण, ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी निर्धनता और गरीबी, निर्धनता जाल से लेकर के निर्धनता जाल हम पढ़ेंगे और इसका कारण देखेंगे। कारण के साथ साथ यहां पर कर लीजिएगा एक
यहां चौथा पॉइंट, हालांकि ये दूसरा पॉइंट होगा, आप चौथा पॉइंट इसे कर लीजिएगा, निर्धनता का कारण। ठीक है, तो इन चार बिंदुओं को, चार टॉपिक्स को आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसमें सबसे पहले किससे, तो पॉवर्टी से हम शुरू करते हैं, मतलब निर्धनता जाल से शुरू करते हैं। पॉवर्टी ट्रैप, निर्धनता जाल, पॉवर्टी ट्रैप। ठीक है, पॉवर्टी ट्रैप। तो पॉवर्टी ट्रैप को समझने के लिए ठीक है, इसे हम मुख्यतः चार भागों में बांट लेंगे और चार भागों में बांट करके एक एक करके हम इसमें देख लेंगे। तो सबसे पहले गरीबों की संख्या में वृद्धि, और गरीबों की संख्या में जब वृद्धि होगी तो गरीबों की संख्या में वृद्धि का परिणाम नीचे हम क्रमशः बढ़ते चलेंगे कि मजदूरी की दर में कमी होगी, और मजदूरी के दर में कमी का कारण यह होगा कि मांग की तुलना में आपूर्ति कम होगा। तो जनसंख्या, गरीबों की जनसंख्या अधिक, यहां पर की जनसंख्या अधिक, और जब गरीबों की जनसंख्या अधिक होगी तो यहां पर क्या होगा गरीबों की जनसंख्या अधिक होने की वजह से मजदूरी दर जो होगी, यानी कि जो आपको मजदूरी दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, निम्न होगा। मजदूरी दर निम्न, ठीक है। और मजदूरी दर निम्न होने का कारण क्या है, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो कारण सीधे सीधे आप देखेंगे, इसका कारण यह है कि मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम होना, ठीक है। मांग की अपेक्षा आपूर्ति का कम होना, और ये इसका कारण माना गया है। चलिए दूसरी बात देख लेते हैं। दूसरी बात हमें क्या देखने को मिलेगा यहां पर इसको आप संभवतः समझ रहे होंगे, गरीबों की संख्या में वृद्धि या गरीबों की संख्या यदि जनसंख्या अधिक होगी तो इसका मतलब है कि मजदूरी कम, मजदूरी दर निम्न होगी। मजदूरी दर निम्न क्यों होगी, क्योंकि डिमांड करने वाले, रोजगार की डिमांड करने वाले लोग अधिक हैं और उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं है, तो मजदूरी दर वहां पर, जाहिर सी बात है, आप लोगों ने मुद्रास्फीति पढ़ा होगा कि अगर किसी वस्तु की मांग अधिक है और आपूर्ति कम है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ जाती है। मांग अधिक है, 10 लोग मांग करने वाले हैं, वस्तु कितनी है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो जब 6, यहां पर 10 लोग डिमांड करने वाले हैं, 8 या 10 वस्तु ही उपलब्ध है, तो यहां पर इनको ज्यादा पे करना होगा, जो ज्यादा देगा वो लेकर के जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, आपूर्ति कम होने की वजह से वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तो यहां पर डिमांड करने वाले अधिक लोग हैं, और डिमांड करने वाले अधिक लोग हैं तो यहां पर, और सप्लाई कम है, तो यहां पर मजदूरी दर की बात की जा रही है। यहां पर थोड़ा अलग आपको देखना होगा, ठीक है। यहां मजदूरी दर निम्न हो जाएगी कि भैया आप इतने कम में करोगे तब तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा इससे कम में करने के लिए तैयार है। यहां ये बात होगी, और उसका कारण यह है कि मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम हो रहा है। चलिए ये बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अब मजदूरी कम होगी तो आय भी आपकी कम होगी,
मजदूरी कम, आपकी आय भी कम होगी, आय भी कम होगी, ठीक है। और जब आय कम होगी तो इसमें आप क्या करेंगे, एक परिवार क्या करेगा, बाल मजदूरी कराएगा, बच्चों को मजदूरी में नियोजित करेगा, बच्चों का नियोजित करना। और जब बच्चों को मजदूरी में आप नियोजित करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम यह होगा कि जैसे जैसे आप बच्चों को मजदूरी में नियोजित करेंगे उसकी समस्या यह होगी कि बाल मजदूरी या बाल श्रम की समस्या देखने को मिलेगी, बाल श्रम की समस्या बाल श्रम की समस्या आपको देखने को मिलेगी, यानी कि बाल मजदूरी बढ़ेगी। और जब बाल मजदूरी बढ़ेगी तो इसका परिणाम और क्या देखने को मिलेगा आपको, अब यहां पर ध्यान रखेंगे, बाल मजदूरी होगी तो बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बाल मजदूरी होगी तो यहां पर बाल मजदूरी, और जैसे जैसे बाल मजदूरी होगी बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, और सिर्फ शिक्षा ही नहीं प्रभावित होगी बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होगा। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित, या आप कह सकते हैं समस्या देखने को मिलेगा। और जब ये बाल मजदूरी की समस्या देखने को मिलेगी, बाल मजदूरी से तो बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित होगा, और प्रभावित होने का मतलब यह है कि ये सिर्फ इसी को प्रभावित नहीं करेगा बल्कि कौशल भी प्रभावित होगा, कौशल भी प्रभावित होगा, ठीक है। अब कौशल प्रभावित होने का मतलब ये नहीं कि किसी के नाम की बात कर रहे हैं। जब आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो आप टेक्निकली रूप से आप दक्ष नहीं होंगे, और जब टेक्निकली रूप से आप दक्ष नहीं होंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको रोजगार भी मिलने में समस्या होगी। तो अब इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा, परिणाम क्या हो जाएगा भैया, परिणाम इसका यह देखने को मिलेगा कि गरीबी का दुष्चक्र बना रहेगा, क्योंकि आपको रोजगार नहीं मिलेगा। तो गरीबी का दुष्चक्र बना रहना, या गरीबी का दुष्चक्र यहां पर देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, अब यहां पर आ जाइए, जो अगला चरण है। अब यहां पर गरीबी के दुष्चक्र की हमने बात की, तो यहीं पर गरीबी का दुष्चक्र यहां देखने को मिलेगा। और गरीबी के दुष्चक्र का परिणाम क्या होगा, जो पिछली पीढ़ी गरीब थी, यानी कि अगर कोई बच्चा है उसके पिताजी गरीब थे, तो पिताजी गरीब थे तो अब बच्चा उनका किस में नियोजित हो गया है, बाल मजदूरी में नियोजित हो गया है। तो बाल मजदूरी में जैसे ही बच्चा नियोजित हुआ है, उसका परिणाम यह देखने को मिलेगा कि अब उसके पास न तो शिक्षा है न कौशल है, और गरीबी के दुष्चक्र में वो भी फंस चुका है। तो गरीबी का ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा, कहां पर, तो पिता से अगली पीढ़ी में, यानी कि बच्चे में वही गरीबी का दुष्चक्र बना रहेगा, यानी कि वो बच्चा
अगली पीढ़ी उस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ नहीं पाएगी। तो यहां पर क्या परिणाम आपको देखने, गरीबी का दुष्चक्र क्या देखने को मिलेगा? तो पिछली पीढ़ी से गरीबी का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होना, पिछली पीढ़ी से गरीबी का अगली पीढ़ी में ठीक है स्थानांतरण, स्थानांतरण। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझिए। यहां तक हम लोगों ने क्रम से बात कर लिया। गरीबों की संख्या में, अब गरीबों की संख्या अधिक है, मजदूरी दर निम्न है। कारण क्या है कि मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम है। जितने लोग रोजगार की मांग करने वाले हैं उतने बड़े पैमाने पर रोजगार जनरेट नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है मजदूरी दर निम्न होगी कि भैया आप कम में काम करना चाहते हो तो कम में काम करो। अब कम में काम करेंगे यानी कि मजदूरी दर कम होगा तो उनकी इनकम भी कम होगी, और जब इनकम कम होगी तो बच्चों को मजदूरी में अपनी आय बढ़ाने के लिए आप बच्चों को मजदूरी में लगाएंगे, और जब मजदूरी में बच्चों को लगाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? बाल मजदूरी की समस्या देखने को मिलेगी। अब बाल मजदूरी की जो समस्या होगी तो बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित होगा, क्योंकि छोटी उम्र में यदि आप बच्चों को काम में नियोजित कर रहे हैं तो उसका सीधा सा परिणाम आपको यह देखने को मिल रहा है कि उसकी वजह से बच्चों का सेहत तो प्रभावित हो ही रहा है, और उनमें उनका कौशल विकास नहीं हो पाएगा। शारीरिक श्रम तो कर पाएंगे, लेकिन कौशल युक्त अगर रोजगार की बात होगी तो वहां पर न तो वो डिमांड कर पाएंगे और ना ही उन्हें नियोजित किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास वो कौशल है ही नहीं। वो अलग बात है कि आप कौशल विकास योजना की बात करने लगेंगे और उसको रोकने के लिए आप संवैधानिक उपबंधों की बात करने लगेंगे कि 1 से लेकर के 14 वर्ष तक के उम्र को 14 वर्ष तक के उम्र को मजदूरी में नहीं लगाया जा सकता, फलाना ढीमका, वो सब सारी बातें आप पॉलिटी में पढ़िएगा। अभी यहां पर ध्यान दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ठीक, तो इन सभी समस्याओं की वजह से आप देखेंगे बाल मजदूरी की वजह से उनका शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित होगा, कौशल भी प्रभावित होगा। परिणाम यह होगा कि गरीबी का दुष्चक्र बना रहेगा, और गरीबी का दुष्चक्र ये कहता है कि पिछली पीढ़ी से गरीबी का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण या स्थानांतरण होना। ठीक है, ठीक, यहां तक बातें क्लियर होंगी। अब ठीक है भाई, अब तो ये हमने समझ लिया निर्धनता जाल क्या है या गरीबी का दुष्चक्र क्या है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं पॉवर्टी ट्रैप क्या है, इसे भी कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि निर्धनता ऑब्लिक गरीबी का कारण क्या है, रीजन ऑफ पॉवर्टी। तो चलिए गरीबी, ठीक है, या बेरोजगारी कह लीजिए। हालांकि ये दोनों ही चीजें थोड़ी थोड़ी आप अलग, बेरोजगारी नहीं, आप निर्धनता कहिए, गरीबी या निर्धनता का कारण। ठीक है, आप इसे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने बात किया कि गरीबी का दुष्चक्र या उसका ट्रैप क्या है। अब हम देखेंगे कि उसका कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल आप देखेंगे, टोटल 8 आपको इसमें मैं पॉइंट बताऊंगा, लेकिन 8 पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है कि एक एक करके। ठीक है, पहले चूंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है,
कि वो आ पाएगा, तो इसलिए हम करेंगे क्या कि इसको 4 एक भाग में देख लेंगे और 4 आगे दूसरे भाग में देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम 4 उन कारणों को देख लेते हैं। चलिए, तो उन सभी कारणों को देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात ये देखने को मिलेगी कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी वजह से जो आर्थिक समृद्धि मतलब हमारा जो जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ तो रहा है लेकिन जनसंख्या भी उसी के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। तो जैसे जैसे जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और उस जनसंख्या बढ़ने के अनुपात में हमारी जीडीपी ठीक है बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जीडीपी के विकास दर को वो निम्न कर दे रही है, उसकी प्रभाविता को कम कर दे रही है। अब यहां पर समझ लीजिए कि तेज जनसंख्या या तीव्र आप कह लीजिए जनसंख्या वृद्धि और तीव्र जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो हमारा जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, आप याद रखेंगे जीडीपी वृद्धि निष्प्रभावी हो रही है। जीडीपी वृद्धि निष्प्रभावी, और जीडीपी वृद्धि निष्प्रभावी होने का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि आश्रितता अनुपात बढ़ेगा। यहां पर क्या होगा, अनुपात अधिक होगा, आश्रितता अनुपात अधिक होगा, यानी कि आश्रित जो आबादी है वो देश में अधिक होगी। ठीक है, अब आश्रित आबादी अधिक होने का सीधा परिणाम क्या देखने को मिलेगा, गरीबी अधिक। ठीक है, गरीबी अधिक देखने को मिलेगी। अब बात ये आती है कि चलिए यहां तक तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जीडीपी वृद्धि निष्प्रभावी हो रही है, क्योंकि जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तेजी से हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं है। अब नहीं है तो ये जनसंख्या वृद्धि इसको आच्छादित कर दे रही है, यानी कि निष्प्रभावी कर दे रही है, क्योंकि लोगों की प्रति व्यक्ति आय इससे नहीं बढ़ रही है। और प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ने का मतलब यह है, हालांकि प्रति व्यक्ति आय सही मामले में इससे तुलना करके नहीं देखा जा सकता, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर हम माने जो कहा जाता है कि जो अधिकतम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उसके हिसाब से हम इसे अभी मान के चल रहे हैं कि ये अवधारणा ठीक है। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जीडीपी वृद्धि निष्प्रभावी होना, आश्रितता अनुपात यानी कि आश्रित आबादी, ठीक है, आश्रित आबादी का अधिक होना। अब आश्रित आबादी किसको कहते हैं, 0 से लेकर के 15 वर्ष, 15 वर्ष आप यहां पर कर लीजिए, यहां पर लिख लीजिए 0 से 15 वर्ष, एक तो ये हो गया और दूसरा हो जाएगा आपका 65 से अधिक, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को हम आश्रित जनसंख्या कहते हैं। और हालांकि महिलाओं को भी कहा जाता है आश्रित जनसंख्या है, लेकिन वो जो घरेलू काम करती हैं, घरेलू कार्य, अगर उसको देखा जाए तो उनका हालांकि जीडीपी में जोड़ा नहीं जाता है। अगर जीडीपी में जोड़ा जाए तो ये कहा भी जाता है कि जिस दिन महिलाओं ने अपने काम का हिसाब देना शुरू कर दिया तो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। तो बहरहाल आप इसे याद रखेंगे कि घरेलू कार्य जो करती हैं वो हमेशा ही अर्थव्यवस्था में योगदान करती हैं। बहरहाल उसको जोड़ा नहीं जाता है, वो अलग बात है। आश्रितता अनुपात आप इसे देखेंगे और इसको आप याद रखेंगे। अब बात आती है राष्ट्रीय आय।
तो राष्ट्रीय आय का कम होने का मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति आय कम होना, नेशनल इनकम की बात की जा रही है। ठीक है, राष्ट्रीय आय कम, और जब राष्ट्रीय आय हमारी कम होगी तो राष्ट्रीय आय कम होने का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति आय कम होगा। अब प्रति व्यक्ति आय कम का मतलब क्या है और प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है, ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। क्लास में जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बात किया था, जितनी पूरे देश की इनकम होती है, जैसे जीडीपी की बात कर लें, तो उसको हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसे डिवाइड कर देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या यह है कि भैया जो 1% लोगों के पास देश की 90% संपत्ति है और देश की 90% संपत्ति है और 90% लोगों के पास देखेंगे बाकी संपत्ति है। ठीक है, देश की 90% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के हाथों में संकेंद्रित है। तो इसको लेकर के समस्या होती है कि हम बांट तो देते हैं लेकिन वास्तव में एक्चुअल स्थिति ये होती नहीं है। बहरहाल हमारे पास जो विकल्प है उसको लेकर के हम प्रति व्यक्ति आय कम बता रहे हैं कि जब राष्ट्रीय आय कम होगी तो प्रति व्यक्ति आय भी कम होगी, और प्रति व्यक्ति आय के कम होने का मतलब यह है कि आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच का अभाव या कमी। पहुंच का अभाव कह लीजिए या आप कमी कह लीजिए, यह समस्या देखने को मिलेगी। और जब आवश्यक सुविधाओं तक, जैसे आवश्यक सुविधाएं क्या होंगी भैया, आवश्यक सुविधाओं का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, ये सब आवश्यक सुविधाएं जिसे हम सोशल सेक्टर की या सामाजिक क्षेत्र की आधारभूत संरचना मानते हैं या आधारिक या बुनियादी संरचना मानते हैं। ठीक है, तो आप इसे देखेंगे, ये समस्या आपको देखने को मिलेगी और इस समस्या की वजह से अब आगे क्या समस्या होगी अब उसको देख लेते हैं। अब यहां पर एक समस्या यह होगी कि जब आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच का अभाव होगा या पहुंच की कमी होगी तो ऐसी स्थिति में गरीबी, बेरोजगारी दीर्घकालिक होगी, क्योंकि आपके पास यहां पर कौशल नहीं उपलब्ध है और कौशल नहीं उपलब्ध होगा तो आप क्या करेंगे। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बेरोजगारी का दीर्घकालिक दुष्चक्र, बेरोजगारी का दीर्घकालिक होना या दीर्घकालिक बेरोजगारी। तो जब आप दीर्घकालिक बेरोजगारी की बात करेंगे तो दीर्घकालिक बेरोजगारी का परिणाम यह होगा कि अल्प रोजगार होगा, अल्प रोजगार भी हो सकता है इसमें। तो यहां पर अल्प रोजगार की बात करेंगे। अल्प रोजगार का मतलब यह है कि कुछ समय के लिए, अल्प रोजगार कुछ समय के लिए आपके पास रोजगार उपलब्ध है, बाकी समय में आप, जैसे कई बार ऐसे भी कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। तो अल्प रोजगार, आपको कुछ समय के लिए, महीने में 15 दिन आपको रोजगार मिला, 15 दिन नहीं मिला, तो 15 दिन नहीं मिला तो आप क्या हैं, अल्प रोजगार के शिकार हैं। और जब अल्प रोजगार के आप शिकार हैं तो इसका मतलब यह है कि और भी इसमें चीजें होंगी, जैसे प्रचंड बेरोजगारी भी होगी। अब यहां पर प्रचंड बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी की समस्या होगी और प्रचंड बेरोजगारी की समस्या के साथ साथ एक ये भी समस्या देखने को मिलेगी कि शिक्षित बेरोजगारी भी देश में अधिक होगा।
शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। और शिक्षित बेरोजगारी का परिणाम क्या होगा? अब इसमें आप देखेंगे कि निर्धनता और गरीबी अधिक होगी, निर्धनता और गरीबी, ठीक है। यहां पर एरो लगा के आप ऐसे इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक और सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है देश में, और वो गरीबी के कारण के रूप में हम उसे चिन्हित करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे असमान आय वितरण, आय का वितरण कर लीजिए, आय का वितरण। और जब असमान आय के वितरण की बात होगी तो जाहिर सी बात है धन का संकेंद्रण होगा, यानी कि ये क्यों हो रहा है? आप ऐसे कर लीजिए इसको, ऐसे कर लीजिए, धन का संकेंद्रण सीमित हाथों में, सीमित हाथों में। और जब धन का संकेंद्रण सीमित हाथों में हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप आय असमानता का शिकार हो रहे हैं। आय असमानता या आय की असमानता कह सकते हैं, या असमान आय वितरण भी कर सकते हैं, या असमान आय वितरण, असमान आय वितरण, आय वितरण। और इस असमान आय वितरण का परिणाम आगे जो होगा वो अगले पॉइंट में हम देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था कि भैया यहां पर कमी देखने को मिलेगी। कमी क्या? तो बोर्ड में यहां पर इतना स्पेस नहीं होगा, इस वजह से जो बाकी 3 पॉइंट हैं उन 3 पॉइंट को आगे हम डिस्कस करेंगे, 3 या 4 पॉइंट आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब यहीं पर फिर से हम लिख देते हैं इसी को, कि किस बात को, आपको हेडिंग भी लिख करके बता देता हूं, निर्धनता गरीबी का कारण, ऑब्लिक गरीबी का कारण, रीजन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी। अब इसमें आप पुनः 4 भाग कर लेंगे और उन 4 भागों के आधार पर हम देख लेंगे। तो आप हम लोगों ने असमान आय वितरण की बात कर ली, और जब असमान आय वितरण होगा तो आप ये भी देखेंगे कि देश में पूंजी निर्माण की कमी होगी, और पूंजी निर्माण की जब कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि देश में निवेश कम होगा, और निवेश कम होने का मतलब यह है कि रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप सीधे सीधे किसकी बात करेंगे? पूंजी निर्माण में कमी, में कमी, या पूंजी निर्माण कम, ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्ट में आप कर सकते हैं। अब जब पूंजी निर्माण यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हम पूंजी नहीं बना पा रहे हैं, सिर्फ खाने का इतनी ही हमारी इनकम हो रही है कि हम अपनी आवश्यकताएं, जो खाने की आवश्यकताएं हैं, जो रोजमर्रा की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि हम निवेश नहीं कर पा रहे हैं। निवेश में कमी देखने को मिलेगी या निवेश कम देखने को मिलेगा, यह बात होगी।
और जब निवेश कम होगा तो जाहिर सी बात है कि उत्पादकता भी देश में कम होगी। ठीक है, उत्पादकता कम होगा, और जब उत्पादकता कम देखने को मिलेगा देश में तो जाहिर सी बात है कि रोजगार का सृजन भी अलग अलग क्षेत्रों में या किसी भी क्षेत्र में रोजगार का सृजन कम होगा। सृजन यहां पर नीचे एरो है, यानी कि कम की बात कही जा रही है। रोजगार का सृजन कम होगा, और जब रोजगार का सृजन ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम नहीं बढ़ने वाली है। तो यहां पर आय कम हो जाएगा, आपकी आय में कमी या आय कम होगा, स्वाभाविक सी बात है। और जब आय कम हो रहा है तो गरीबी यहां पर बढ़नी स्वाभाविक है, क्योंकि आप अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं, आपकी इनकम ही इतनी नहीं हो पा रही है। तो यहां पर आप क्या देखेंगे? गरीबी। ठीक है, यह बात हो गई आपकी गरीबी की। अब गरीबी की तो बात हो गई, चलिए हमने गरीब कर दिया, आबादी को गरीब कर दिया, और गरीब कर दिया तो अब उसके कुछ और कारणों को देख लेते हैं कि गरीब तो कर दिया भैया, और क्या है? तो कुछ सामाजिक कुरीतियां भी होती हैं देश में, उसकी वजह से भी गरीबी या गरीबी का दुष्चक्र या निर्धनता की स्थिति देखने को मिलती है। अब सामाजिक कुरीतियां कौन कौन सी होती है? सामाजिक कुरीतियां सामाजिक कुरीतियां। अब सामाजिक कुरीतियों के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो सामाजिक कुरीतियां में सबसे पहली जो बात आपको देखने को मिलेगी, मार्क्स कहता है कि धर्म एक अफीम की तरह है। और रोमिला थापर की जब आप बात करते हैं, रोमिला थापर अपने इतिहास में लिखती हैं, अपनी किताब में लिखती हैं कि जो अशोक था, अशोक ने धम्म रूपी अफीम को पिलाकर के जनता को मदांध कर देना चाहता था। कारण यह था कि वह जनता पर शासन बनाए रखना चाहता था और धम्म के अधीन। अब देखिए, अगर नैतिक आधार पर यदि आप शासन करते हैं कहीं पर, जो मैं थोड़ा सा इससे अलग हट करके बता रहा हूं, नैतिक आधार पर यदि शासन करते हैं तो वो शासन लंबे समय तक चलता है। धर्म के आधार पर शासन लंबे समय तक चलता है, लेकिन यदि तलवार की दम पर यदि आप शासन करने का प्रयास कर रहे हैं या शासन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने तलवार उठाया है, आपके समकक्ष अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो भी तलवार उठा सकता है और आपकी सत्ता को नेस्तनाबूद कर सकता है। आप ताजा उदाहरण कहां देखेंगे? ताजा उदाहरण आप पाकिस्तान को देख लीजिए। पाकिस्तान तलवार की दम पर बना है और पाकिस्तान के तलवार की दम पर बनने की वजह से उनकी प्रवृत्ति में ही ऐसी चीजें हैं कि वहां पर विद्रोह से लेकर के वहां इस तरह की तख्ता पलट की स्थितियां देखने को मिलती है। आप चाहें जिन्ना के बाद से आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, इतिहास यही कहता है कि कभी भी वहां पर अस्थायित्व नहीं रहा। कुछ समय से, जो इस समय अगर हम बात कर रहे हैं तो जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, कह सकते हैं कि अभी स्थिरता है और चुनाव हुआ है। बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई और कितने वहां पर लोगों की हत्या हुई है। सेना प्रभावी रहा है शासन में। राष्ट्रपति आप देखेंगे, परवेज मुशर्रफ की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, अब वो तो चीजें आप लोगों ने समझ लिया। अब यहां पर सामाजिक कुरीतियों की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक कुरीतियां हमारे देश में सबसे ज्यादा गरीबी और गरीबी के दुष्चक्र को बनाए रखने का कारण है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? दहेज प्रथा। दहेज प्रथा और दहेज प्रथा राजस्थान में, आप ये राजस्थान में लोग कहते हैं कि दहेज नहीं लिया जाता है, दहेज नहीं मांगा जाता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन दहेज मांगा तो नहीं जाता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां पर अंडरस्टूड होता है कि आपको दहेज देना ही देना है, और जब दहेज देने ही देने की बात आती है तो यहीं पर ध्यान रखेंगे कि कम से कम एक शादी में जो बहुत गरीब से गरीब परिवार है उसको कम से कम 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं।
15 से 20 लाख रुपए, 10 से 15 लाख रुपए, ये मतलब एक बहुत गरीब परिवार है उसको खर्च करना पड़ता है। एक और आपको बताता हूं, भात, भात खाने वाला भात जो आप कहते हैं, तो भात की जिम्मेदारी होती है मामा लेकर के जाते हैं। और मामा अगर भांजी की शादी है, भांजी की शादी, ये एक प्रथा है, भात लेकर के जाया जाता है। और जो जाट कम्युनिटी है उसमें भी ये चीजें देखने को मिलती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सब चीजें चलती हैं, राजस्थान में भी चलता है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में चलता है। जो आप देखेंगे बिहार से जो लगा हुआ एरिया है, जो गोरखपुर और उधर नेपाल से लगा हुआ एरिया है, उधर ये प्रथा नहीं है लेकिन बहुत कम है। तो भात दिया जाता है, मामा भात लेकर के जाते हैं। अब भात में जो भांजी है उसके लिए गहने इत्यादि इत्यादि, पता नहीं क्या क्या फलाना ढीमका, बहुत, मतलब ये समझ लीजिए कि मामा का कम से कम जो खर्च होता है, अगर बहुत बहुत गरीब परिवार है तो भी यहां पर 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो जाता है। तो अब ये जो सामाजिक कुरीति है, ये सामाजिक कुरीति अब मामा की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। मामा बेचारे क्या करें, बेटी की शादी है तो भी समस्या है, अब सब एक दूसरे से लिंक है। अब कहीं पर कोई व्यक्ति मामा है तो वो पिता भी तो है, और जो ये व्यक्ति मामा है तो ये पिता भी है, तो उस पिता जिनकी बेटी है उसके लिए भी मामा होंगे, और मामा होंगे तो वो भी लेकर के आएंगे। तो ये दुष्चक्र बना रहता है और इसमें लेना ही पड़ता है। अगर आपकी इनकम अच्छी नहीं है तो आपको लेना ही पड़ता है, दहेज देने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है पगड़ी गिरवी रखी जाती है। पगड़ी गिरवी रखने के साथ साथ, पगड़ी तो बहुत बड़ी बात होती है, आप ये समझ लीजिए कि जितनी संपत्ति होती है कई बार जमीन बेचनी पड़ जाती है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सामाजिक कुरीतियों की, और दहेज प्रथा उसमें सबसे ऊपर है। दहेज प्रथा के साथ साथ आप ये भी देखेंगे जो काम क्रियाक्रम होता है, ये तो चलिए शादी हो रही है, क्रियाक्रम में भी ट्रॉली भर करके लोग जाते हैं और वहां पर ये प्रथा है, लोग खाने जाते हैं, ठीक है। और जो ब्रह्मभोज होता है, जिसे आप ब्रह्मभोज कहते हैं, या फिर आप उसे किस नाम से जाना जाता है, अभी मैं स्किप कर रहा हूं, फिलहाल ब्रह्मभोज आप लिख लीजिए, ब्रह्मभोज। जीते जी आपने उन्हें एक गिलास पानी भले न दिया हो, लेकिन यहां पर आपको देना ही पड़ता है, यह ब्रह्मभोज कराना ही पड़ता है। पता नहीं कितने गांव के लोगों को खिलाना है, कितने गांव के लोग आएंगे, पंडित जी आएंगे, उनको उस लोक में उनको चारपाई चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए, साबुन तेल नमक, पता नहीं क्या क्या फलाना ढीमका, ये दिया जाता है और इस पर खर्च होता है। बच्चा हुआ तो बच्चे का बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। और कहा जाता है कि हमारे त्योहार हमारे म्यूनिसिपालिटी हैं, उसका साफ साफ कहने का मतलब यह है कि त्योहारों में ही हम सफाई करते हैं, उससे पहले हमें सफाई का ध्यान नहीं रहता है। और कहने का मतलब यह है कि त्योहारों पर हम बड़े धूमधाम से भले घर में खाने के लिए हो ना हो, बेटी के लिए सैनिटरी नैपकिन हो ना हो, बीबी के लिए सैनिटरी नैपकिन भले ना खरीदें, लेकिन त्योहार पर धूमधाम से हम खर्च करेंगे, और ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो चलिए यहां पर ब्रह्मभोज और जो सामाजिक कुरीतियां हैं, ठीक है, इसे श्राद्ध भी कहा जाता है, श्राद्ध भी आप लोगों ने सुना होगा, तो वो भी आप याद रख लेंगे। बहरहाल यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं। इस पर क्या होता है, खर्च अधिक होता है, और खर्च अधिक होने का मतलब यह है कि कर्ज, और कर्ज लेने का मतलब गरीबी। अगर आप चुकाने में सक्षम नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि गरीबी की समस्या आपको देखने को मिलेगी। चलिए, एक तो ये बात हो गई। अब बात आती है सामाजिक कुरीतियों के अलावा एक बात ये भी आती है कि भैया जो आधारिक संरचना है, आधारिक संरचना और
आधारिक संरचना और सामाजिक संरचना। में गैप। अब इसका मतलब क्या होता है? आधारिक संरचना, अब यहीं पर लिख लीजिए। आधारिक संरचना आप समझ रहे होंगे, बुनियादी आधारिक संरचना भी कहते हैं, इकोनॉमी में कितनी बार तो बताया हूं। तो बुनियादी जो आधारिक संरचना है, जैसे सड़क की बात कर लीजिए, रेलवे की बात कर लीजिए, बिजली की बात कर लीजिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जितने हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लीजिए, और कोयले की भी बात कर लीजिए, वो तो मतलब कच्चे माल में आ जाता है। आधारिक संरचना जितनी भी मतलब उद्योगों के विकास के लिए जो भी आधारिक संरचना आवश्यक है, उन आधारिक संरचनाओं को आप अपने माइंड में ले आइए। वो हम बात कर रहे हैं आधारिक संरचना। सामाजिक आधारिक संरचना क्या है, बुनियादी संरचना क्या है भाई? तो सामाजिक बुनियादी संरचना का मतलब यह है कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो खर्च करते हैं उसमें कमी देखने को मिलती है, और उसका परिणाम यह है कि आप गरीबी और मतलब रोजगार तक आपकी पहुंच नहीं हो पाती है, और रोजगार तक पहुंच नहीं होने का मतलब यह है कि आपकी इनकम नहीं बढ़ती है, और इनकम नहीं बढ़ने का मतलब यह है कि गरीबी के दुष्चक्र में आप फंसे ही रह जाते हैं। बेरोजगारी की समस्या यहां पर देखने को मिलती है। बेरोजगारी, और बेरोजगारी के बाद सीधे आपको यह देखने को मिलेगा कि जब बेरोजगारी होगी तो बेरोजगारी का मतलब क्या? आप गरीब होंगे, आपकी आय कम होगी, आय कम, और जब आय कम होगी तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा गरीबी। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, ये बात तो हो गई। चलिए, अब एक बात यहीं पर और आपको देखने को मिलती है, सॉरी, यहां पर